हाय माई सेल्फ नवीन और आप मुझे अगेन देख रहे हैं कोटा क्लासेस के चैनल पर। आज का जो बेसिकली टॉपिक है वो है ट्वेल्थ स्टैंडर्ड से केमिस्ट्री का वंस अगेन। और बहुत ही इजी जो है, बहुत ही आसान जो है चैप्टर है जो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है बायोमोलिक्यूल्स, राइट। ये इतना ज़्यादा इजी है जिसमें आपको 3 मार्क्स जो हैं इजीली कैरी हो जाएंगे। बेसिकली ये 3 नंबर का चैप्टर है जो बोर्ड एग्जाम्स में, इसमें से 3 मार्क्स के अक्सर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत इजी है। आप लोग इसको तुरंत प्रभाव से इसको सीख लीजिए और जो है 3 नंबर जो है ऑक्यूपाई कर लीजिए, यानी कि अपने कंफर्म कर लीजिए। तो हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले जो मैं आपको बता दूं, जो टर्म है बायोमोलिक्यूल्स, इसका नाम का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। अगर बायोमोलिक्यूल्स का मतलब समझ में आएगा तो हम लोग इस चैप्टर के कारवां को आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। नाम में इसका मीनिंग छुपा हुआ है, बायोमोलिक्यूल्स। बायो वर्ड हमेशा तब तब इस्तेमाल किया जाता है जब जब उसका मीनिंग जो है लिविंग बीइंग से रिलेट किया जाता है। आई मीन टू से दैट कहीं कहीं जहाँ जहाँ पर लिविंग बीइंग आएगा वर्ड, उसी का मतलब क्या है, बायो है। यानी बायोलॉजी या बायो वर्ड क्या होता है बेसिकली, जिसमें हम लोग लिविंग बीइंग्स की स्टडी करते हैं। तो बायो टर्म लिविंग बीइंग से एसोसिएटेड है और लिविंग बीइंग के अंदर जनरली 2 ही टर्म्स आती हैं, आप लोगों को पता है। या आप बोल सकते हैं कि बायोलॉजी के अंदर लिविंग बीइंग्स की स्टडी करते हैं और लिविंग बीइंग्स के अंदर बेसिकली हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स की स्टडी करते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो वर्ड है बायोमोलिक्यूल, तो इसका मतलब ये है, पहला टर्म है बायो। बायो मतलब लिविंग बीइंग्स यानी कि प्लांट एंड एनिमल्स। दूसरा उसके आगे वर्ड लिखा हुआ है मॉलिक्यूल्स, यानी कि हम लोगों को लिविंग बीइंग्स यानी कि प्लांट और एनिमल्स के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो उनकी सस्टेनेबिलिटी का कारण है, या फिर आप बोल सकते हैं कि उनके जो मेन बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं उसमें हेल्पफुल रोल प्ले करते हैं वो मॉलिक्यूल्स, उनके बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में स्टडी करना है। दैट मॉलिक्यूल्स आर नोन एज बायोमोलिक्यूल्स। अगेन आई रिपीट माई सेंटेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बायो मीन्स लिविंग बींग्स, लिविंग बींग्स मतलब प्लांट एंड एनिमल्स, राइट। तो प्लांट एंड एनिमल्स ये मीनिंग निकल के आया। सेकेंड लिखा हुआ है मॉलिक्यूल्स, यानी कि वो मॉलिक्यूल्स जो प्लांट एंड एनिमल्स की बॉडी में मिलते हैं, वो मॉलिक्यूल्स जो लिविंग बींग्स के अंदर मिलते हैं और उन लिविंग बींग की लाइफ को सस्टेन करने में मदद करते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं कि जो लिविंग बींग्स होते हैं यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, उनकी लाइफ को सर्वाइवल करवाने में, यानी कि उनके लाइफ के सर्वाइवल में, या फिर बोल सकते हैं कि लिविंग बींग्स के बॉडी में वेरियस एक्टिविटीज़ चलती हैं, बहुत सारे प्रोसेस चलते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस या बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ चलती हैं और उन एक्टिविटीज़ से लिविंग बींग जिंदा रहता है, सर्वाइवल ले पाता है। और उन एक्टिविटीज़ को करने के पीछे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का जिम्मेदारी होता है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस लिविंग बींग में चलाएं, जिसकी वजह से इंसान जो है जिंदा रहता है। दैट मॉलिक्यूल्स आर नोन एज बायोमोलिक्यूल्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। वो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स जो लिविंग बीइंग के अंदर रहते हैं, यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर हैं, प्लांट्स के अंदर हैं, और वो मॉलिक्यूल्स बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस करते हैं जिसकी वजह से लिविंग बींग्स जो हैं, यानी कि ह्यूमन बॉडीज़ या प्लांट्स जो हैं जिंदा रहते हैं, यानी कि उन्हें लिविंग बींग का दर्जा मिलता है। तो उन बायोमोलिक्यूल्स को इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को पढ़ना है। बेसिकली 3 मार्क का ये चैप्टर है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई मीन इंपॉर्टेंट इन द सेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पर्सपेक्टिव से ये बोलने की कोशिश करूँगा कि क्योंकि इंपॉर्टेंट हम लोग उन चैप्टर्स को बोलते हैं जो टिपिकल होते हैं। ये बहुत ईजी सा चैप्टर है, एक बार आप देखेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो 3 मार्क्स ईजिली हम लोग जो है कैप्चर कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बायोमोलिक्यूल्स का जैसे हम लोगों को मीनिंग समझ में आया, तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड पे आपके लिए डेफिनेशन लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं कि बायोकेमिस्ट्री नाम का एक टर्म दे रखा है और उसकी कुछ डेफिनेशन दे रखी है, तो मैं उसको समझा देता हूँ। देखिए, बायोकेमिस्ट्री बेसिकली एक ब्रांच है, ठीक है, और इस ब्रांच के अंदर हम लोग जो है स्टडी करते हैं किन चीज़ों की, हम लोग उन मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं जो बेसिकली लिविंग बॉडीज़ के अंदर मिलते हैं, यानी कि हम लोग बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं। उस ब्रांच को हम लोग जो है बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। जैसा कि आप लोग पीछे देख भी सकते हैं, लिखा हुआ है, इट इज़ अ स्टडी ऑफ what goes on within the living system. It will involve molecules important for biological process. यानी कि बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी जिस ब्रांच में होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। यानी कि बायोकेमिस्ट्री में बेसिकली वो चीज़ें पढ़ा जाता है कि लिविंग बॉडीज़ के अंदर कौन कौन से बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है, लिविंग बॉडी के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं जिसकी वजह से लिविंग बॉडी जिंदा है। यानी कि कोई ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, कौन कौन से प्रोसेस चलते हैं जिसकी वजह से ह्यूमन बॉडी जिंदा है। यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर चलने वाली एक्टिविटीज़ को हम लोग बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और जनरली
और अंदर डेप्थ में जाकर के देखा कि लिविंग बॉडीज़ के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ चल रही है उनके पीछे कोई ना कोई मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है, कोई ना कोई मॉलिक्यूल्स ही हैं जो वो प्रोसेस या वो एक्टिविटीज़ चला रहे हैं जिसकी वजह से इंसान जिंदा है। तो उन मॉलिक्यूल्स का एक्टिविटी हम लोगों को जो है उन मॉलिक्यूल्स की बारे में जो डिटेल जो है वो हम लोगों को जो है पढ़ना रहता है बायोकेमिस्ट्री के अंदर। क्यों? क्योंकि जो बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी कि जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ ह्यूमन बॉडी में चल रही है उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? मॉलिक्यूल्स ही रिस्पॉन्सिबल है, वो मॉलिक्यूल ही वो एक्टिविटी चलाते हैं। तो कुल मिला के उन मॉलिक्यूल्स की स्टडी हम लोग बायोकेमिस्ट्री के अंदर करते हैं, जैसा कि अंदर लिखा हुआ है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा बायोकेमिस्ट्री के दो डिफरेंट पार्ट्स किए गए हैं या दो ब्रांचेस आप मान सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम लोग जो हैं दो टाइप के बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं, एक होता है बायो इनऑर्गेनिक, एक होता है बायो ऑर्गेनिक, जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं। बायो इनऑर्गेनिक के अंदर बेसिकली हम लोग जो हैं उन मॉलिक्यूल, वैसे यहाँ पर एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है इसलिए बायो इनऑर्गेनिक के बारे में आगे फर्दर कुछ लिख भी नहीं रखा है। हम लोगों को एनसीईआरटी में बायो ऑर्गेनिक के बारे में ज़्यादा पढ़ना है। दोबारा से बता रहा हूँ, बायोकेमिस्ट्री को दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, बायो ऑर्गेनिक और बायो इनऑर्गेनिक। बायो इनऑर्गेनिक हमको नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी में नहीं है। बायो ऑर्गेनिक के बारे में काफ़ी डिटेल पढ़ना है क्योंकि यही एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पर मैं दोनों के मीनिंग आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूँगा। बायो इनऑर्गेनिक के अंदर बेसिकली हम लोग उन बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी करेंगे जो लिविंग बॉडी के अंदर रहते हैं और वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस के पीछे रिस्पॉन्सिबल होते हैं या बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस को रन करने में उनका रोल होता है। पर वो मॉलिक्यूल्स, वो बायोमॉलिक्यूल्स जो कि कार्बन के अलावा हैं, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि कार्बन एक एलिमेंट है, केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसके बहुत सारे कंपाउंड्स इस वर्ल्ड में मिलते हैं और स्पेशली लिविंग बींग्स के अंदर तो मिलते ही हैं, ठीक है। तो कार्बन और उसके कंपाउंड्स के अलावा दूसरे एलिमेंट और उनसे मिलकर के बनने वाले कंपाउंड्स अगर वो बॉडी के अंदर हैं या वो लिविंग बींग्स के अंदर हैं और बायोलॉजिकल प्रोसेस में हेल्प करते हैं या बायोलॉजिकल प्रोसेस को रन करते हैं, वो मॉलिक्यूल्स बायो इनऑर्गेनिक के अंदर आते हैं। क्लियर? बायो ऑर्गेनिक वो ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री के अंदर जिसके अंदर हम लोगों को बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ने हैं, बट वो मॉलिक्यूल्स जनरली कार्बन और उससे रिलेटेड कंपाउंड्स ही होते हैं। क्लियर? यानी बायो ऑर्गेनिक के अंदर हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे और बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर भी वही मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे जनरली जो कार्बन या उससे एसोसिएटेड कंपाउंड्स होंगे, ठीक है। वो ही हमारी बॉडी में रह करके बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस रन करते हैं जिसकी वजह से हम लोग जिंदा रहते हैं। तो कार्बन और उससे एसोसिएटेड कंपाउंड्स की स्टडी अगर हम लोग करेंगे तो वो बायो ऑर्गेनिक ब्रांच के अंदर करेंगे। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, वो ये है कि बायो ऑर्गेनिक के अंदर हम लोगों को मॉलिक्यूल्स की स्टडी करनी है और 12th एनसीईआरटी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हम लोगों को दिए हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, तीन इंपॉर्टेंट जो हैं वो मैं आपको एक तरफ लिखा हुआ है, आपको दिख भी रहा होगा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स। ये तीन इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स है जिसके बारे में हम लोगों को इन डेप्थ स्टडी करना है इस चैप्टर के अंदर। वेर एज तीन और मॉलिक्यूल्स है जिनके बारे में हम लोगों को स्टडी करना है, वो है लिपिड्स, वाइटामिन्स और हॉर्मोन्स। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एज कंपेयर टू इनके। क्लियर है क्या? तो हम लोगों को ये 6 मॉलिक्यूल्स बहुत अच्छे से इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को पढ़ना है। अब बहुतों को ये याद नहीं हुए होंगे 6, तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग जो भी फूड इनटेक करते हैं, खाना हम जो भी खाते हैं, उसमें 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं। उन 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट में से 4 एसेंशियल न्यूट्रिएंट आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। आपको 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट मैं बता देता हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ये 3 तो आपको दिख रहे होंगे, तो ये रहे कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन्स एंड प्रोटीन्स। चौथा होता है लिपिड्स एंड फैट्स, वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो और पांचवा होता है मिनरल्स और छठा होता है वाटर। तो मिनरल और वाटर नहीं है इंक्लूडेड इन मॉलिक्यूल्स के अंदर, उनके बारे में स्टडी नहीं करनी। बाकी के 4 जो फूड के अंदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में काउंट होते हैं कि हम लोग कोई भी खाना खा रहे हैं तो उसमें 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट होने ही चाहिए। तो 6 में से मिनरल, वाटर को हटा दीजिए, बाकी के 4 हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड वाइटामिन्स। इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स और हैं जिनको हम लोगों को बायोमॉलिक्यूल्स में स्टडी करना है, वो आपको लर्न करने पड़ेंगे। एक है न्यूक्लिक एसिड्स, जो कि आप लोगों ने बचपन में सुना भी होगा, डीएनए एंड आरएनए, राइट। तो वो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, तो डीएनए आरएनए के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। एक होते हैं हार्मोन्स, ठीक है, बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 10th स्टैंडर्ड में हार्मोन्स के बारे में हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल इन कोऑर्डिनेशन नाम का जो चैप्टर था बायोलॉजी में, उसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है, ठीक है। हार्मोन्स के बारे में उस चैप्टर में हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा है। तो 2 और मॉलिक्यूल्स हैं जिनके बारे में हम लोगों को स्टडी करनी है, डीएनए आरएनए जो कि न्यूक्लिक एसिड्स कहलाते हैं, और हार्मोन्स, इनके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में आगे देखेंगे। अब जो है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हट जाता हूँ। उसके बाद जो है हम लोग जो है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 2 3।
आई होप आपने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और कार्बोहाइड्रेट को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कि कार्बोहाइड्रेट टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में एक्चुअली दो टाइप के कॉन्सेप्ट्स हैं जो दिए गए हैं एनसीईआरटी के अंदर। एक है मॉडर्न कॉन्सेप्ट, एक है क्लासिकल कॉन्सेप्ट। क्लासिकल कॉन्सेप्ट जो शुरुआत में दिया गया था और उसमें काफ़ी सारी कमियां थी, इसलिए उसको अपडेट करके बाद में मॉडर्न कॉन्सेप्ट दिया गया। मॉडर्न कॉन्सेप्ट को हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग क्लासिकल कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, क्लासिकल कॉन्सेप्ट की जो डेफिनेशन है उसको अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो ज़्यादा कुछ खास है नहीं उसके अंदर एक्चुअली, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का जो नाम आप लोग देखेंगे उसी के अंदर क्लासिकल कॉन्सेप्ट यानी कि जो क्लासिकल डेफिनेशन है वो छुपी हुई है नाम के अंदर ही। बेसिकली क्या है वो डेफिनेशन, वो हम लोग देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि कार्बन के हाइड्रेट्स, यानी कि वो कंपाउंड्स जो कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं उनको हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। ऐसा क्लासिकल कॉन्सेप्ट बोलता है, ऐसा पुरानी थ्योरी बोलती हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को जो है डिफाइन करती हैं। यानी कि वो कंपाउंड्स जो कि कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं उनको कार्बोहाइड्रेट्स बोला जाता है। अब ये कार्बन के हाइड्रेट्स क्या होते हैं, यानी कि ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन हो और वाटर के मॉलिक्यूल्स हों। कार्बो मतलब कार्बन और हाइड्रेट्स मतलब वाटर के मॉलिक्यूल। तो ऐसे कंपाउंड्स जिसके अंदर कार्बन हो और वाटर के मॉलिक्यूल्स हों, दोनों साथ में हों, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन के हाइड्रेट्स या फिर कार्बोहाइड्रेट्स। और इसके बारे में दूसरा ये बताया गया है कि इनका जो फॉर्मूला होता है वो जनरली होता है CxH2O का होल y। यानी कि जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स टॉपिक में क्लासिकल डेफिनेशन में बता रखा है, दीज आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यहाँ पे लिखा हुआ है दीज आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। दूसरा बता रखा है इनका जो जनरल फार्मूला होता है उनको हम लोग किस फॉर्मेट में लिखते हैं, CxH2O का होल y। यानी कि ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें कार्बन हो और वाटर के मॉलिक्यूल्स हों उनको कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। पर लिखने का फॉर्मेट ये होगा कि उसमें कार्बन के कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, आई मीन कुछ कार्बन के एटम्स होंगे, जितने भी होंगे उसको हम लोगों ने X से रिप्रेजेंट किया, और H2O यानी वाटर के भी कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने भी होंगे उसको हम लोगों ने Y से रिप्रेजेंट किया। तो ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट है कार्बोहाइड्रेट्स का समझने का। अब हम लोग इसको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है, और ये भी जानेंगे कि क्यों ये कॉन्सेप्ट फेल हो गया, क्योंकि इसके अंदर जो है बहुत सारी कमियाँ थी और ये बहुत सारी चीज़ों को फुलफिल नहीं कर पा रहा था, इसलिए बाद में मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया। तो हम लोग इसके कमियों के बारे में भी डिस्कस करेंगे और कुछ एग्जांपल्स के बारे में भी हम लोग देखेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा हुआ है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज बेसिकली क्या है, इनका फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है C6H12O6। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे पहले हम लोग इसके जो मेन जो फॉर्मूला है C6H12O6, इसको हम लोग इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे CxH2O का होल y। क्यों कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि डेफिनेशन खुद बोलती है कि कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जो कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन भी हो और हाइड्रेट्स यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स हों। तो अगर हम लोग इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर पाए, कार्बन के हाइड्रेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए, इट मीन्स C6H12O6 क्या कहलाएगा, हमारा कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। और वैसे भी आपको पता है कि ये कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि C6H12O6 इस फॉर्मूले में आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा। C6H12O6 को मैंने कुछ इस तरीके से लिखा C6H2O का होल 6, ये कन्वर्ट हो गया, मतलब ये कार्बन का हाइड्रेट है और इसको हम लोग जो है कार्बोहाइड्रेट में कंसीडर करेंगे। ध्यान से देखिएगा मैंने इस फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट कैसे करा, बड़ा सिंपल सा है। CX यानी कि कार्बन के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं वो X के फॉर्मेट में आएंगे। यानी कि आप लोगों को क्या करना है, कंपाउंड एज इट इज लिख देना है पहले से ही, यानी CxH2O का होल y। तो मैंने भी यहाँ पे ऐसे लिखा था CxH2O का होल y। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये था कि X की जगह हमें कुछ ना कुछ नंबर लिखना पड़ेगा और Y की जगह कुछ ना कुछ नंबर लिखना पड़ेगा। बड़ा सिंपल सा ट्रिक है, आप कंपाउंड में चेक कर लीजिए कि कार्बन कितने हैं, 6 हैं, तो X की जगह मैंने क्या लिख दिया, 6 लिख दिया, राइट। उसके बाद बड़ा सिंपल सा है, Y की जगह हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, Y की जगह जनरली आपको ये लिखना पड़ता है जितने ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं, राइट, ये लिखने का तरीका है, ठीक है। ऑक्सीजन के एटम्स यहाँ पे कितने हैं, 6 हैं, तो मैंने H2O का जो होल Y है, Y की जगह भी मैंने क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। और आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला इसको कंप्लीटली सेटिस्फाई कर रहा है। मैं बताता हूँ कैसे। C6 H12 12 है हाइड्रोजन, तो यहाँ पे भी देख लीजिएगा H2O का क्या है, होल 6। तो जब 6 को इस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हाइड्रोजन कितने आ गए, 12। H2 है ना, तो 2 को जब 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 2 जा कितना हो गया, 12, तो हाइड्रोजन कितने, 12, यहाँ पे भी 12।
और ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है 6, तो ऑक्सीजन का होल 6, तो ऑक्सीजन भी क्या है 6। तो मतलब ग्लूकोज जो है कार्बन के हाइड्रेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब ग्लूकोज जो है एक कार्बोहाइड्रेट है, जो कि हम लोगों ने लिखा हुआ है, एग्जाम्पल में ही लिखा हुआ है, जो कि मैं आपको समझा भी रहा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग क्या देख रहे हैं, शुगर का, जिसे हम लोग जनरली सुक्रोज भी बोलते हैं। और शुगर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C12H22O11, यानी कि C12H22O11। अब ये कार्बोहाइड्रेट तब माना जाएगा जब हम लोग उसको इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देंगे कार्बन के हाइड्रेट्स के फॉर्म में। ठीक है, तो हम लोग कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, बड़ा सिंपल सा है, आपको फॉर्मेट लिखना रहता है CxH2O का होल बाय, x की जगह वो लिखेंगे जितने कार्बन होते हैं, लिख दिया हम लोगों ने 12, और H2O का होल y, यहाँ पे y था तो y की जगह क्या नंबर लिखेंगे, जितना ऑक्सीजन का नंबर होता है। ऑक्सीजन का नंबर कितना है 11, तो मैंने भी यहाँ पे 11 लिख दिया। अब आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कार्बन 12 है, यहाँ पर भी 12 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 22 है, तो यहाँ पे 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 आ जाएगा, 11 2 22। ऑक्सीजन यहाँ पे 11 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 11 है। तो ये वाला फॉर्मूला शुगर का कार्बन के हाइड्रेट्स के फॉर्मूले के फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो गया। इट मीन्स शुगर या सुक्रोज जो है कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि हम लोगों ने इसको कार्बन के हाइड्रेट्स वाले जनरल फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे कार्बोहाइड्रेट्स के। बट जैसा कि आप लोगों को मैंने अभी बताया कि ये कॉन्सेप्ट फेल हो चुका है क्योंकि इसमें बहुत सारी कमियां हैं, तो उसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूँ, वो क्या कमियां हैं, वो क्या ड्रॉबैक्स हैं। तो सिंपल सा फंडा ये है कि इस संसार के अंदर बहुत सारे ऐसे भी कंपाउंड्स देखे गए हैं, मैं अभी इनके ड्रॉबैक बता रहा हूँ कि क्यों ये फेल हो गया। तो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं इस संसार के अंदर जो ऐसे देखे गए हैं जिनको हम लोगों ने कार्बन के हाइड्रेट्स के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके फॉर्मूले को हम लोगों ने CxH2O के होल y में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर लिया इजीली, मतलब वो इस फॉर्मेट में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, बट हकीकत में वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो ये इसका पहला ड्रॉबैक है और इसके एग्जांपल्स भी हम लोग अभी देखेंगे। दूसरा इसका ड्रॉबैक जो है वो ये है कि बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट हैं, बहुत सारे कंपाउंड है जो ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट हैं बाय इट्स प्रॉपर्टीज, बट उनके फॉर्मूलाज को कार्बन के हाइड्रेट के फॉर्मूला में सेट नहीं कर पाए, या कार्बन के हाइड्रेट्स के फॉर्मूले में वो कन्वर्ट नहीं हो पाए, पर वो कौन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो बेसिकली ये दो बहुत बड़ी कमियां हैं जिसकी वजह से ये थ्योरी जो है फेल हो गई। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि कार्बन के हाइड्रेट्स का जो फॉर्मूला है, कार्बन के हाइड्रेट्स का फॉर्मूला कौन सा, CxH2O का होल y, उनमें वो कन्वर्ट हो गए, मतलब उनके कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूले को हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं आसानी से, बट वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं हैं। एक तो ये ड्रॉबैक है। अब ऐसे तो किसी भी फार्मूले को आप लोग इस अगर कोई भी किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला अगर ये वाले फॉर्मूले में सेट हो जाता है, अगर उसको कार्बन के हाइड्रेट्स के फॉर्मूले में हम लोग लिख सकते हैं, तो कायदे से तो वो क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, पर वो कार्बोहाइड्रेट नहीं निकला। क्लियर है क्या? तो ऐसे तो कोई भी इस फॉर्मूले को ले लेगा तो वो कार्बोहाइड्रेट का स्पेसिफिक फार्मूला तो कहलाया नहीं, तो ये एक इसका ड्रॉबैक निकला। दूसरा, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं एक्चुअली, बट उनके फॉर्मूले इस फॉर्मूले में कन्वर्ट नहीं हो पाए। तो एग्जांपल देख लेते हैं। एक्सेप्शंस के तौर पे मैंने उन एग्जांपल्स को लिखा हुआ है। जैसे पहला एग्जांपल है एसिटिक एसिड का। ये एक्चुअली में नाम से ही पता चल रहा है एसिड है, पर इसका फॉर्मूला जो है CxH2O का होल y के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जबकि ये कौन था, एसिड था। तो ये ड्रॉबैक है। हम लोग चेक करते हैं कैसे, ध्यान से देखिएगा। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। अगर मैं इसको शॉर्ट या कंप्रेस करके लिखूं तो आपको कार्बन कितने दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 मैंने लिख दिया C2। H आपको कितने दिख रहे हैं, 4, 3 और एक ये 1, 3 और एक 4, तो H4। ऑक्सीजन आपको दिख रही है 2, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2। तो इसको कंप्रेस करके लिखा मैंने, और क्या लिखा उसको, C2H4O2। जब आप इसको इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे तो ये इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, ध्यान से देखते हैं। C2H4O2, तो अगर हम लोग जनरल फॉर्मेट लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, CxH2O का होल y। अब यहाँ पे देखेंगे कि x देखना है, तो x कितने हैं यहाँ पे 2, तो कार्बन कितने हैं 2, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है 2, तो H2O का होल y में क्या लिखते हैं हम लोग, जितने ऑक्सीजन होते हैं, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। इस तरीके से हम लोगों ने इसके फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया। आप लोग चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे कार्बन कितने हैं बच्चों, 2, यहाँ पर भी 2 हैं। हाइड्रोजन कितनी है, 4, देख लीजिए, 2 2 जा 4 कन्फर्म है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी 2 है, यहाँ पे भी कितनी है 2 है। तो मतलब हमने एसिटिक एसिड के फॉर्मूले को कार्बन के हाइड्रेट्स के फॉर्मूले में लिख दिया, कार्बन के हाइड्रेट्स के फॉर्म में हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। जब ये कन्वर्ट हो गया तो अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल डेफिनेशन और क्लासिकल कॉन्सेप्ट एसिटिक एसिड जो है कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। तो ये एक एक्सेप्शन है, मैंने नीचे मेंशन भी कर रखा है, दिस इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट।
इसी वजह से कॉन्सेप्ट फेल हो गया। दूसरा एग्जांपल देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी आप उठा के देखेंगे तो पैराग्राफ में लिखा हुआ है और वो इंपॉर्टेंट है, उसको मार्क कर लीजिएगा, काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है। रेमनोज, दोबारा एग्जाम्पल बताऊंगा, रेमनोज, RHAMNOSE, रेमनोज। नोज, नोज और नोज के आगे क्या लगाएंगे, रैम, रैम की नोज, क्लियर है क्या, रेमनोज, रैम की नोज, ठीक है, ये लिखा हुआ है RHAMNOSE, इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ है। एक्चुअली इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लर्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है वही इसका फॉर्मूला होता है, बट एक ऑक्सीजन कम होती है, लर्न करने का तरीका है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, यहाँ पे एक ऑक्सीजन कम कर लीजिएगा, C6H12O5, आपको लर्न हो जाएगा, ये इसका फॉर्मूला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये एक कार्बोहाइड्रेट है बाय इट्स प्रॉपर्टीज़। जब आप इसको देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ की एनालिसिस करेंगे तो कंप्लीटली क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। बट जब इसका फॉर्मूला हम लोगों ने चेक किया और उसको कार्बन के हाइड्रेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की, तो इसका फॉर्मूला कार्बन के हाइड्रेट्स के फॉर्मूले में कन्वर्ट नहीं हो पाया। मतलब इसके फॉर्मूले को CxH2O के H2O का होल Y इस फॉर्म में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। जब ये फॉर्मूले में कन्वर्ट नहीं हुआ तो अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल कॉन्सेप्ट ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होना चाहिए, बट इट्स प्रॉपर्टी ये कंसीडर होता है कि ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो ये इसका सेकंड एक्सेप्शन है जिसकी वजह से ये थ्योरी फेल हो गई। तो जब आप इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो मैंने लिखने की कोशिश भी करी CxH2O का होल Y, तो X की जगह मैंने वही लिखा, जितने कार्बन के नंबर है 6 मैंने लिख दिया, ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी थी 5, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 5। पर जब इस फॉर्मूले को चेकआउट करेंगे तो इसने कंप्लीट सही नहीं बताया है इसको कैसे। देखिए कार्बन यहाँ 6 है, कार्बन यहाँ 6 है, ऑक्सीजन यहाँ 5 है, ऑक्सीजन यहाँ 5 है, पर हाइड्रोजन कितनी है, 2 5 जा 10, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 12। तो ये सेटिस्फाई नहीं कर पाया, मजबूरी में मुझे 2 हाइड्रोजन कहाँ लिखने पड़े, बाहर लिखने पड़े। जब अगर मैं इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करूँगा C6H2O का होल 5, बाद में फिर मुझे H2 लिखना पड़ा, जो कि कार्बन के हाइड्रेट्स का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। कार्बन के हाइड्रेट का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ इतना होता है CxH2O का होल 5, H2O का होल Y, ठीक है, यहाँ तक होता है, जबकि ये यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, मेरे को H2 भी लगाना पड़ेगा, यानी कि अगर मेरे को इसको सेटिस्फाई करना है तो, यानी कि ये फॉर्मूला कार्बन के हाइड्रेट्स के फॉर्मूले में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, बट ये कार्बोहाइड्रेट है। तो ये एक एक्सेप्शन है जिसकी वजह से ये थ्योरी फेल हो गई। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मैं साइड में हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 1 2 3। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। आगे का टॉपिक है जो कि कार्बोहाइड्रेट की, हम लोगों को जो है मॉडर्न कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, मॉडर्न डेफिनेशन को समझना पड़ेगा, तब जाकर के हम लोगों का कार्बोहाइड्रेट जो है कंप्लीट होगा। जैसा कि आपके सामने बोर्ड पे मॉडर्न डेफिनेशन लिखा हुआ है, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, और काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हमको अब कार्बोहाइड्रेट को देखना है, क्योंकि मॉडर्न कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको कार्बोहाइड्रेट क्लियर हो जाएगा। देखिए मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है या मॉडर्न डेफिनेशन क्या है कार्बोहाइड्रेट की। एक तो ये डेफिनेशन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बोर्ड्स में मैक्सिमम टाइम एज़ कम्पेयर टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो बहुत बार, बहुत टाइम्स ज़्यादा ये डेफिनेशन बोर्ड्स में पूछी गई है। तो इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करना, मैक्सिमम बच्चे रटते हैं, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, मीनिंग है एक एक टर्म का, तो वो मैं आपको क्लियर कराऊंगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट्स आर दोज कंपाउंड्स लिखा हुआ है, या कार्बोहाइड्रेट्स आर दोज कंपाउंड्स, या फिर कार्बोहाइड्रेट्स कौन होते हैं, जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। पहली टर्म आपको क्लियर करनी है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, मॉडर्न डेफिनेशन जिसमें एक भी फ्लॉ नहीं है, एक भी कमी नहीं है। तो ध्यान से सुनिएगा, कौन होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर दोज कंपाउंड्स या कार्बोहाइड्रेट्स आर दोज मॉलिक्यूल्स विच आर ऑप्टिकली एक्टिव। पहली टर्म, ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अब ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है, इसको मैं अच्छे से क्लियर करूँगा, टेंशन मत लेना। दूसरा वो जो पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं, ठीक है, बोर्ड पे लिखा हुआ है, मैं साइड में हटूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। पहले इसका मीनिंग समझते हैं। एक तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं वो मॉलिक्यूल्स, वो ऑप्टिकली एक्टिव होने के साथ साथ क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं। तीसरा, या तो वो एल्डिहाइड होंगे या फिर वो क्या होंगे, कीटोन होंगे। ऐसे कंपाउंड या ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोला जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स बोला जाता है। वो कंपाउंड्स या वो मॉलिक्यूल्स जो एक तो क्या हों, ऑप्टिकली एक्टिव हों, पॉलीहाइड्रोक्सी हों और एल्डिहाइड या कीटोन्स हों, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। जैसा कि आप लोग डेफिनेशन में देख भी सकते हैं। या एक और डेफिनेशन लिखा हुआ है, वो भी मैं क्लियर करता हूँ, या ऐसे कंपाउंड्स अगर हाइड्रोलाइसिस के थ्रू पैदा होते हैं या प्रोड्यूस किए जाते हैं, हाइड्रोलाइसिस यानी कि वाटर के साथ रिएक्शन से,
तो भी वो कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स कहलाएंगे। आप लोग डेफिनेशन चेकआउट कर सकते हैं, लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन्स, ठीक है। और एनी सच कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस दीज, ऐसे कंपाउंड जो कि हाइड्रोलाइसिस के थ्रू पैदा हों या प्रोड्यूस हों, उनको भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स बोलेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो इन्होंने 3 टर्म बोली कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए, ये ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, या एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए, या फिर ऐसे कंपाउंड्स अगर हाइड्रोलाइसिस के थ्रू पैदा हो रहे हैं वो होना चाहिए, तो हम लोग जो हैं ऐसे कंपाउंड्स को कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। बट अब हम लोगों को एक एक टर्म को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि इनका मतलब क्या होता है, राइट। यानी कि ऐसे कंपाउंड जो एल्डिहाइड या कीटोन से बने हों, पॉलीहाइड्रोक्सी हों या ऑप्टिकली एक्टिव हों, ठीक है। अगर ऐसे कंपाउंड हाइड्रोलाइसिस यानी वाटर के रिएक्शन से बनते हैं तो भी वो कार्बोहाइड्रेट है, या फिर बेसिकली अगर नहीं बनते हैं और डायरेक्टली कोई कंपाउंड है जिसमें आपको ये तीनों टर्म्स दिख रही हैं, या तो उसमें एल्डिहाइड या कीटोन हो, वो पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए और वो ऑप्टिकली एक्टिव भी होना चाहिए। अगर वो दिख रहा है तो मतलब वो कार्बोहाइड्रेट है। बट हम लोगों को एक एक टर्म को क्लियर करना पड़ेगा। जब तक टर्म क्लियर नहीं होगी हमें डेफिनेशन लर्न नहीं होगी। तो पहली टर्म के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ कि ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है। ऐसा कंपाउंड जिसमें से अगर हम लोग पीपीएल लाइट को क्रॉस करवाएं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा कंपाउंड जैसे मान लो कोई मेरे पास कार्बोहाइड्रेट पड़ा है, अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो क्या हरकत करेगा, ध्यान से नोटिस करना। अगर उसमें से मैं लाइट को पास आउट कराऊं, अब जनरली मैं लाइट नहीं बोलूँगा क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर जो सिंपल लाइट होती है या प्लेन जो लाइट होती है उसको हम लोग सिर्फ लाइट नहीं बोल के हम लोग पीपीएल बोलते हैं। पीपीएल का मतलब होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सिंपल लाइट होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीपीएल, यहाँ पे लिखा हुआ है पीपीएल, तो उसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ऐसी लाइट जो 360 डिग्री में जाती है। तो आपको पता है कोई भी सिंपल लाइट होगी वो 360 डिग्री में ही जाएगी। अगर इस रूम में कोई ट्यूबलाइट है या कोई बल्ब लगा हुआ है तो उसमें से अगर रोशनी निकलेगी तो वो कहाँ निकलेगी, 360 डिग्रीज पे ही निकलेगी। तो ऐसी सिंपल लाइट को पीपीएल लाइट या प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं, जिसका डायग्राम मैंने यहाँ बना भी रखा है। यहाँ से अगर ये सोर्स ऑफ लाइट है तो 360 डिग्री में लाइट क्या है, जा रही है, तो ऐसी लाइट पीपीएल कहलाती है, सिंपल लाइट कहलाती है या प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहलाती है। अब हम चलते हैं बैक टू द टॉपिक कि कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कब माना जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर ध्यान से सुनना, अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है और उसमें से मैं अगर पीपीएल को क्रॉस करवाऊं, यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्रॉस करवाऊं या सिंपल लाइट को क्रॉस करवाऊं, तो वो उस लाइट को अगर वो बैंड कर देता है, बैंड इन द सेंस या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बैंड कर दे या उसको वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बैंड कर दे, तो ऐसे कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड माना जाता है। अब आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब तो पता ही होगा। घड़ी की दिशा कैसी होती है, आई मीन घड़ी की जो सुई होती है वो किस दिशा में चलती है, ऐसे, इस डायरेक्शन को क्लॉकवाइज बोलते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट घड़ी की दिशा, घड़ी की सुई की दिशा के ऑपोजिट दिशा में अगर मूव करे ऐसे, तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आई होप आपको दोनों समझ में आया होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड माने जाते हैं जिसमें से अगर हम लोग पीपीएल को पास ऑन करवाएं, पीपीएल क्या करती है, 360 डिग्री में मोशन करती है, 360 डिग्री में जो है डिस्पर्स होती है और वो आगे की तरफ बढ़ रही है। ये कंपाउंड है और ये 360 डिग्री में फैलती हुई ये आगे की तरफ बढ़ रही है। अब क्या करा, जैसे ही वो इस कंपाउंड में से क्रॉस हुई और ये अगर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये क्या करेगा, इस लाइट को, जब ये लाइट इसमें से क्रॉस हो जाएगी तो इस लाइट को वो क्या कर देगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बैंड कर देगा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर देगा, बैंड कर देगा। यानी कि उसको कंप्लीटली क्या कर देगा, बैंड, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये कंपाउंड ऐसा करने में जो है केपेबल है तो ऐसे कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहा जाता है। दूसरा, अगर ये कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है तो अगर इसमें से पीपीएल पास ऑन करोगे तो वो बिना बैंड हुए सीधा चली जाएगी, ना तो वो क्लॉकवाइज में बैंड होगी डायरेक्शन में, ना वो एंटी क्लॉकवाइज में बैंड होगी। आई होप आपको ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब समझ में आया होगा। दूसरा टर्म मैं क्लियर कर देता हूँ, पॉलीहाइड्रोक्सी वर्ड लिखा हुआ है। कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड जिनके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप बहुत सारे हों। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप बहुत सारे, पॉली मतलब बहुत सारे और हाइड्रोक्सी का मतलब है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिनके पास बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हों। हाइड्रोक्सिल ग्रुप का मतलब क्या होता है, OH ग्रुप्स, राइट। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कौन से ग्रुप्स, OH, ठीक है। OH ग्रुप जिसके पास बहुत सारे हों, जिस कंपाउंड के पास, उसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी। यानी कि एक तो वो क्या होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, दूसरा उसके पास बहुत सारे क्या होने चाहिए, OH ग्रुप होने चाहिए। तीसरी टर्म क्या बताती है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स या ऐसे कंपाउंड जिनको हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे वो या तो एल्डिहाइड को कैरी करना चाहिए या कीटोन को कैरी करना चाहिए। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव हों, जिनके पास बहुत सारे OH ग्रुप हों और एक
फंक्शनल ग्रुप उनका क्या होना चाहिए, या तो एल्डिहाइड होना चाहिए उनमें एक फंक्शनल ग्रुप, या एल्डिहाइड नहीं है तो उनके अंदर एक फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, कीटोन होना चाहिए। दोनों में से एक, एल्डिहाइड या कीटोन, दोनों में से एक फंक्शनल ग्रुप तो उसके अंदर होना ही चाहिए। अगर ये कंडीशंस फॉलो होती हैं तीनों, तो वो कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट या वो मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आएगा, उसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट मानेंगे, ऐसा मॉडर्न कॉन्सेप्ट बोलता है। या ऐसे कंपाउंड्स अगर हाइड्रोलाइसिस के थ्रू, यानी कि किसी की रिएक्शन, किसी कंपाउंड की हाइड्रोलाइसिस कराने पर या वाटर से रिएक्शन कराने पर अगर ऐसे कंपाउंड्स बनते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव हों, बहुत सारे OH ग्रुप रखते हों, या जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन हो, तो वो भी कार्बोहाइड्रेट माने जाएंगे। आप सेकंड डेफिनेशन को इग्नोर करें तो फर्स्ट डेफिनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो साफ साफ बता रही है ऑप्टिकली एक्टिव होना, पॉलीहाइड्रोक्सी होना या एल्डिहाइड या कीटोन का होना इंपॉर्टेंट शर्तें हैं किसी को भी कार्बोहाइड्रेट मानने के लिए। आई होप आपको मॉडर्न डेफिनेशन समझ में आई होगी। अब हम लोग चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ, और ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सबको पता है वर्सटाइल एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। कौन? ग्लूकोज, C6H12O6। ये जो है कार्बोहाइड्रेट माना जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, एक ये जो है बेसिकली इसके अंदर एल्डिहाइड या कीटोन के ग्रुप मिलते हैं, दोनों में से एक। तीसरा क्या है कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी भी है, इसके अंदर बहुत सारे OH जो है ग्रुप भी आपको देखने को मिलेंगे। ये तीनों चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, और ग्लूकोज की स्ट्रक्चर भी आपको लर्न करना सिखाऊंगा ट्रिक के थ्रू। और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों को समझ में आ गया ये स्ट्रक्चर तो आपका बायोमॉलिक्यूल पूरा का पूरा ईजी हो जाएगा, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर्स का ही गेम है और बहुत सारे बच्चों को स्ट्रक्चर समझ में नहीं आती है, वो रटते हैं। मैं एक ट्रिक के थ्रू आपको बहुत ईजिली तरीके से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर समझाऊंगा, लर्न कराऊंगा, और पूरा बायोमॉलिक्यूल उसके बाद आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो आप लोग बने रहिएगा और देखिएगा वीडियो को टिल एंड तक। अब उससे पहले मैं आपको ग्लूकोज का एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, बट हम लोग जनरली जो है उस ग्लूकोज के एग्जाम्पल के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल देखेंगे अभी, उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर पर जाएंगे। बट ग्लूकोज का जो डिटेल मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, तो उसको फोकस कीजिएगा। हम लोग आम भाषा में ग्लूकोज को ग्लूकोज बोल देते हैं, एक्चुअली ग्लूकोज बहुत तरीके का होता है, ठीक है। तो जो ग्लूकोज अभी हम लोग एग्जाम्पल में पढ़ रहे हैं, तो उसके नाम के बारे में डिटेल देखेंगे ताकि आपको पता चले कि ग्लूकोज की डिटेल क्या होती है, कितनी वैरायटी होती है, ठीक है। हम लोग सिर्फ ग्लूकोज बोल देते हैं, एक्चुअली में वो ग्लूकोज कौन सा है जो हम लोग मार्केट से ला करके पीते हैं, ठीक है। उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, तो थोड़ी डिटेल में बता देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा हुआ है कि एक ग्लूकोज का एग्जाम्पल लिया है, ये रहा वो ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज को लिखने का तरीका देखिएगा, मैंने आगे प्लस का साइन लगाया है, फिर डैश, फिर कैपिटल D, फिर डैश, फिर लिखा है ग्लूकोज। तो मेरे को आपको बताना है कि ये प्लस का मतलब क्या होता है, ये D का मतलब क्या होता है, ठीक है। तब जाकर के आप थोड़ी सी डिटेल समझ पाएंगे। या फिर मैं इसी नाम को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, मैंने प्लस की जगह यहाँ पे प्लस लिखा हुआ था, यहाँ पे मैंने स्मॉल d लिखा, कैपिटल D अगेन लिखा और ग्लूकोज लिख दिया। तो पहले मैं इसका नाम मैं क्लियर कर देता हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट प्लस एंड स्मॉल d। ध्यान से देखिएगा, पहले तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये नाम और ये नाम बिल्कुल सेम है, बस फर्क इतना सा है, यहाँ पे यहाँ पे जो मैंने ब्रैकेट में प्लस लिखा था, यहाँ पे मैंने स्मॉल d लिखा है। अब पहले तो मैं इनका मीनिंग क्लियर कर देता हूँ। देखो, या तो प्लस लिख सकते हैं या फिर स्मॉल d लिख सकते हैं, पर इसका मतलब क्या है मैं बता देता हूँ। देखिए, प्लस या d आगे लिखा हुआ है, इसका मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। दोबारा बोल रहा हूँ ये टर्म, इट स्टैंड्स फॉर, यानी कि d या प्लस दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसका मतलब क्या है, अगर ये कंपाउंड आपके सामने लिखा हुआ है, कौन सा वाला, जिसके आगे प्लस साइन है या फिर स्मॉल d का साइन है इस ग्लूकोज के आगे, तो अगर ऐसे कंपाउंड को अगर मैं रखूं और उसमें से मैं PPL को क्रॉस करवाऊं, PPL आप लोग समझ ही चुके हैं कि PPL कौन होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अगर मैं आप लोगों को ये वाला ग्लूकोज दूं, प्लस वाला या स्मॉल d वाला दूं, और उसमें से अगर मैं PPL को क्रॉस करवाऊं, तो ये PPL को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बैंड कर देंगे या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देंगे। ऐसे कंपाउंड्स के आगे स्मॉल प्लस ब्रैकेट में या स्मॉल d आगे ब्रैकेट में लिखा जाता है, और स्मॉल d का मतलब या प्लस का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब यही होता है कि इन कंपाउंड्स में से अगर आप PPL को पास ऑन कराएंगे तो ये PPL को डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देंगे। आप, आई होप आपको ये टर्म समझ में आया होगा। लिखा हुआ है स्टैंड्स फॉर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, टर्म मीन्स दे बैंड द PPL इनटू क्लॉकवाइज डायरेक्शन। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब यही होता है, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें से PPL पास ऑन हो और वो उसको क्लॉकवाइज में घुमा दें। PPL क्या होती है, सिंपल लाइट जो 360 डिग्री में फैलती है, वो आगे की तरफ जा रही है, और अगर किसी कंपाउंड यानी कि प्लस वाला कंपाउंड या स्मॉल d वाले कंपाउंड में से पास ऑन हुई तो वो क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बैंड हो जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएगी। क्लियर है क्या? ये इसका मतलब होता है
कि किसी कंपाउंड के अगर स्मॉल डी या स्मॉल प्लस लिखा हो तो। क्लियर है क्या? अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे हमेशा स्मॉल प्लस या स्मॉल डी वाले क्वेश्चन मिलेंगे। नहीं, इसकी जगह माइनस भी आ सकता है और डी की जगह एल आ जाएगा। वो होता है लीवो रोटेटरी, या तो माइनस आ जाए या फिर क्या आ जाए, एल आ जाए, तो उसका मतलब होता है लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी जस्ट उल्टा हो गया। ऐसे कंपाउंड जिनमें से पीपीएल को अगर पास ऑन कराएंगे तो वो पीपीएल को क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देंगे। उनके वो कंपाउंड्स के आगे या तो स्मॉल एल या फिर माइनस आता है। स्मॉल एल का मतलब लीवो रोटेटरी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सेकंड जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये है कि प्लस के बाद कैपिटल डी आ रहा है, यहाँ पे प्लस की जगह स्मॉल डी लिख सकते हैं, पर इस स्मॉल डी के आगे भी क्या आ रहा है, कैपिटल डी आ रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल डी? ग्लूकोज तो सबको पता है कौन होता है, C6H12O6। ये कैपिटल डी जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या है? ये कैपिटल डी बेसिकली एक नेमिंग के तहत लिखा गया है। डी एल नेमिंग होती है, ध्यान से सुनिएगा, डी एंड एल नेमिंग होती है, ठीक है। नेमिंग का एक कॉन्सेप्ट है, नाम रखने का एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं डी एंड एल नेमिंग। उस नामकरण, उस नोमेनक्लेचर के तहत या उस नोमेनक्लेचर के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर या तो डी आ सकता है कैपिटल डी, या फिर यहाँ पर कैपिटल एल आ सकता है। अब कैपिटल डी कब आता है या यहाँ पर कैपिटल एल कब आता है, उसके कुछ नियम होते हैं। वो नियम मैं आपको जब स्ट्रक्चर ग्लूकोज की लर्न कराऊंगा ट्रिक के थ्रू, तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे डी आ रहा है तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल में क्या खास है, या यहाँ पे कैपिटल एल आ रहा है तो इस मॉलिक्यूल में क्या खास है। स्ट्रक्चर के साथ ये भी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पे डी और एल, डी एल नेमिंग के तहत आता है और इसका मीनिंग क्या होता है। स्ट्रक्चर देखते ही क्लियर हो जाएगा। आई होप मैंने जितना भी अभी आपको इस टॉपिक में समझाया आपको समझ में आया होगा। मैं साइड में हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग स्ट्रक्चर की तरफ आगे बढ़ेंगे। 1 2 3